हेलो गाइस, तो अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात कर रहे थे और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मैं अब आपको आपने बेसिक टेबल्स देखे होंगे। उसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे, ताकि आपको जब सुपर एलिवेशन जीरो रहेगा। ठीक है, तो इफेक्ट इफेक्ट देखेंगे हम लोग कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन सुपर एलिवेशन इज जीरो। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स effect of centrifugal force on horizontal curve when super elevation is zero। इंपॉर्टेंट है ये टर्म जीरो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। तो हम लोग देखने वाले हैं कि यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि आपका जब सेंट्रीफ्यूगल आपका सुपर एलिवेशन जब भी जीरो रहेगा तो क्या क्या आपको चीजें देखने को मिलेगी जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव हो रहे होगे। तो देखो, किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव हो रहे होगे तो मेरा क्या सेंस है, मैंने बोला ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका कोई भी एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपका कोई भी एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और मैंने बोला इसी के बीच में आपका कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है। जब भी ये व्हीकल इस कर्व में मूव हो रहा होगा तो आप देखोगे इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो बाहर के डायरेक्शन में लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या करेगा, बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, इस लेन से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के mv² के बराबर होगी। ये है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको मैंने और क्या बताया, मैंने बोला देखो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी आउटर एज को रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो आप सोच रहे हो कौन आउटर एज, तो ये है आपकी आउटर एज, ये है आपकी आउटर एज, और ये है आपकी इनर एज। जब आप किसी हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहे होगे तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये आपकी आउटर एज और ये है आपकी इनर एज। और अगर थोड़ा सा अच्छे से बताऊं तो देखो जरा, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ये क्रॉस सेक्शन कट कर दिया है, ये क्रॉस सेक्शन कट किया, और जब इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ये है पेवमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये वो पेवमेंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैंने बोला देखो ये है इसकी आउटर एज, ये है इसकी आउटर एज, और ये है इसका इनर एज, ये है इसकी इनर एज। ठीक है, ऐसा कुछ बता रहा हूं मैं आपको। और आपको अगर जो व्हीकल की बात कर रहा हूं वो इस पे कैसे देखने को मिल रहा होगा, तो ये जो व्हीकल है इस पे ऐसे मूव हो रहा होगा। देखो जरा यहाँ पे, ये जो व्हीकल है आपको ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ से जब मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया तो ये व्हीकल आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये व्हीकल आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये व्हीकल आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका व्हीकल जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका व्हीकल है जो इस क्रॉस सेक्शन में मूव हो रहा होगा। और इस पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो आपको फोर्सेस दिख रहे होंगे। जैसे मैंने बोला कि इसके सेंटर से अगर आप बात करोगे तो इसके सेंटर से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, बोला mv² के बराबर होगी। तो ऐसा कुछ आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा जब मैंने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं हम जब सुपर एलिवेशन किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। आप लोग सोच रहे होगे सर सुपर एलिवेशन क्या होता है, ये तो बताओ पहले। तो मैंने बोला देखो सुपर एलिवेशन को हम लोग आगे और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल इतना समझ लीजिए सुपर एलिवेशन के बारे में कि जब भी आपकी आउटर एज को ये है आपकी आउटर एज, इसको रेज कर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के कंपैरेटिवली अगर इसको उठा दिया जाएगा, ऐसे ये आउटर एज है, इनर एज है, इसको पकड़ के मैंने उठा दिया तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यही है सुपर एलिवेशन, आपने अपनी रोड को एलिवेट कर दिया है। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हो, सुपर एलिवेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये है आपका सुपर एलिवेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे
अब क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं आपको इस पूरे सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि गाड़ी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो देखने की बात कर रहे हैं, और कैसे हम लोग ये जब जब अगर इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट है, तो इनको कैसे देखना है हमको, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ जरा इसको मेरे साथ में देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको देख रहे होंगे और कैसे एनालिसिस करेंगे हम हर पॉइंट पे। तो देखना जरा कैसे एनालिसिस कर रहे होंगे हम हर पॉइंट पे। तो मैंने बोला ये हमारा इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये है हमारी गाड़ी जिसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारी गाड़ी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला ये हमारी आउटर एज है और ये हमारी इनर एज है। तो आउटर एज को मैं हटा देता हूँ अभी आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, थोड़ी सी समझने में आसानी हो। ठीक है, ये आपकी इनर एज को भी हटा देता हूँ। बस आपको पता है कि कौन आउटर एज है कौन इनर एज है। ठीक है, बस आपको पता है कि कौन आउटर एज है कौन इनर एज है। ठीक है, ठीक है, ये टायर आपकी गाड़ी के। ठीक है, अब देखना जरा क्या हो रहा होगा, अब ध्यान से देखते जाना क्या हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट से सही कर दूं। ये है अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा होगा। मैंने बोला ये देखो, ये फोर्स है, ये फोर्स है जो अगर ये किसी भी, अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक कर्व बना देता हूँ। पहले एक छोटा सा कर्व बना देता हूँ। ये कर्व आपको दिख रहा होगा, ये आउटर एज है, ये आउटर एज है और ये इनर एज है, ये आउटर एज है और ये इनर एज है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि जब इस पर व्हीकल मूव हो रहा है तो बाहर के डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो बाहर के डायरेक्शन में अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो देखो जरा यहाँ पे, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऐसा एक्ट हो रहा होगा, बोला इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कितनी वैल्यू होगी उसकी, तो अगर आपसे वैल्यू की कोई बात करेगा तो आप बोलोगे यार ये जो वैल्यू है इसको हम P बोल देते हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितना वैल्यू है, उसको P वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की कोई बात कर लेता है अगर हमसे, इन दोनों के बीच के टायर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर कोई हमसे बात करता है तो हम बोलेंगे यार इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर कोई बात करता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हम बोल रहे हैं B के बराबर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करा तो हमने बोला ये B के बराबर है। ठीक है, किसी ने पूछा इसके यहाँ से सेंटर से हाइट बताइए, तो मैंने बोला यहाँ से अगर इसके हाइट की बात करेगा कोई तो हम उसको स्मॉल h बोलते हैं। उसके हाइट की कोई बात करेगा तो हम उसको स्मॉल h बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी हाइट और ये है आपके विड्थ जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, और जिसको हमने क्या बोला, B बोला। इस विड्थ को हमने B बोला और इस हाइट को हमने h बोला। ठीक है, अगर यहाँ तक बात कर ली हम लोगों ने, तो अब देखो जरा हम क्या बोलने वाले हैं। अब इसके वेट के कंपोनेंट की भी बात करूँ, वेट की बात करूँ, तो इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में CG से एक्ट हो रहा होगा और ये रहा उसका वेट। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, उस बात को, दोनों बातों को बहुत ध्यान से नोट करोगे आप लोग। तो पहला चीज ये है नोट के लिए, आपके लिए पास पहली चीज ये है कि जब भी आपकी गाड़ी किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रही होगी, ध्यान से सुनना, मैंने बोला जब भी आपकी गाड़ी किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रही होगी तो एक चीज आपको बहुत ज्यादा फोकस में रखना है कि दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस में रखा जाता है। पहला चीज, या तो आपका व्हीकल लेन से स्लाइड होता हुआ बाहर जा रहा होगा, ठीक है, स्किडिंग या स्लाइडिंग बोल सकते हो आप, स्लाइडिंग बोल सकते हो। और दूसरा पॉइंट है या तो वो ओवरटर्न हो रहा होगा। मैंने बोला ये बोल रहा हूं मैं कि ये आपका जो व्हीकल है ये जब इस रोड से बाहर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे आप देखोगे ये फोर्स mv²/r बढ़ते जाएगा, क्योंकि r तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व और दिस पेवमेंट विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, तो रेडियस कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जाएगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जाएगा
और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जाएगा तो केवल दो तरीके हैं जिनसे हमारा जो हमारा व्हीकल है उस लेन के बाहर जाएगा। फर्स्ट इज स्लाइडिंग बोल दूं या स्किडिंग बोल दूं, स्लाइडिंग, एंड सेकंड इज ओवरटर्निंग। या तो आपका व्हीकल ओवरटर्न होगा या तो आपका व्हीकल स्लाइड होगा या तो स्किड होगा, स्किडिंग बोल दिया, या मैंने बोला या तो आपका व्हीकल स्किड होगा या तो आपका व्हीकल स्लाइड होगा। ये दो बातें आप लोगों ने ध्यान से देखी, ठीक है। तो इन दो बातों के लिए पूरी बातें करेंगे। तो पहले मैं आपसे ओवरटर्न की बात करता हूं, तो देखो जरा यहाँ पे, देखने जरा यहाँ पे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैं आपसे ओवरटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ओवरटर्निंग की बात करने वाले हैं। पहले ओवरटर्निंग में कैसे कैसे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी और कैसे हम लोगों को, हमारा जो मेन कंसर्न यही है कि आप किसी भी, हमारा डिजाइनिंग पार्ट चल रहा है, तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन का मेन कंसर्न यही बोलता है हमारा कि हमको कैसे भी करके हमारे व्हीकल को सेफ रखना है। इसका मतलब ये है कि हमको ओवरटर्निंग को भी अवॉइड करना है और हमको स्किडिंग को भी अवॉइड करना है। ये हमारा मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर इन दो क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाए, तो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम लोगों को बातें समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो मैं ओवरटर्निंग की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ओवरटर्निंग की बात कर रहा हूँ, और ओवरटर्निंग में कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों के लिए, इट इज ओवरटर्निंग। पहला पॉइंट जो है आप लोगों के लिए, इट इज ओवरटर्निंग, ठीक है। आपको ओवरटर्निंग को अवॉइड कराना है, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे फोर्सेस की कोई आपसे बात करेगा तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसके सेंटर से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने नाम दिया पी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला यहाँ से वेट का जो कॉम्पोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, तो ये आपको वेट का कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हुए दिखाया। और इसको मैंने बोला ये कौन सा फोर्स है, मैंने बोला ये वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। मैंने बोला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर हमने बात करी, इन टायर के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करी, तो मैंने बोला देखो यार ये टायर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बीच की बात करी, तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू किसके बराबर, इट इज इक्वल टू बी के बराबर, या हाफ में बात करोगे तो b/2 दोनों जगह रहेगा सेंटर से अगर मैंने बात करी तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला। तो जब वो ओवरटर्निंग की बात कर रहा हूँ तो देखो जरा यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल इसको ओवरटर्न कराना चाह रहे होंगे। तो मैं बोल देता हूँ ये टायर मेरा ए है, और ये टायर मेरा बी है, बी टायर और ए टायर के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे, अब मैंने बोला जैसे जैसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा रहे हो, मैं बोला इसकी वैल्यू कितनी है mv²/r, ठीक है। इसकी वैल्यू है mv²/r। तो मैंने बोला जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाएगा। और अगर आप इस कर्व में ध्यान से देख पा रहे होगे, देखना जरा, इस कर्व में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो जैसे जैसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाओगे, ये जो व्हीकल है यहाँ पे जब ये मूव हो रहा है तो क्या होगा, ये बाहर की साइड जाने लग जाएगा, इसमें बाहर की साइड फोर्स बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे फोर्स बढ़ने लग जाएगा तो आपको टायर बी पे प्रेशर ज्यादा मिलने लग जाएगा कंपैरेटिव टू टायर ए। ओवरटर्निंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं, टायर बी के अबाउट मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो टायर बी के अबाउट अगर मोमेंट की बात करूं तो कौन सा मोमेंट है जो इसको ओवरटर्न कराना चाहता है, उसी को हम लोगों ने बोला ओवरटर्निंग मोमेंट। और यहाँ से यहाँ तक के हाइट की जो हमने बात करी है वो कितना है, स्मॉल h के बराबर है। तो देखो जरा यहाँ पे जो इसको ओवरटर्न कराना चाहता है उस मोमेंट को लिया हमने, तो ये है वो ओवरटर्निंग मोमेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये कौन है, ये है आपका ओवरटर्निंग मोमेंट। किसके अबाउट लिया हमने, टायर बी के अबाउट लिया है, तो इट इज योर ओवरटर्निंग मोमेंट, फाइन। तो इट इज योर ओवरटर्निंग मोमेंट। ध्यान से बस सब लोग देखते जाओगे। अगर आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि इतना गजब का आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, समझ रहे हो, एक एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको मजा आएगा बोला। तो देखो जरा यहाँ पे P इज इक्वल टू mv²/r, तो आपको ये एक ओवरटर्निंग मोमेंट देखने को मिला जो इसको ओवरटर्न करना चाह रहा होगा। तो अगर ये इसको ओवरटर्न करना चाह रहा है तो कौन इसको रोक रहा होगा, तो रेजिस्ट कौन कर रहा होगा। तो देखो जरा यहाँ पे ये इसका वेट है जो अगर टायर बी के अबाउट आप उसका मोमेंट लोगे तो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और दिस इज योर रेजिस्टिंग मोमेंट,
ये जो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिला है, दिस इज योर रेजिस्टिंग मोमेंट, जो रेजिस्ट कर रहा होगा ओवरटर्निंग को। दिस इज योर रेजिस्टिंग मोमेंट, फाइन। तो आपने ओवरटर्निंग मोमेंट देखा जो इसको ओवरटर्न कराना चाह रहा होगा, आपने रेजिस्टिंग मोमेंट देखा जो इसको ओवरटर्न होने से रोक रहा होगा, जो इसको ओवरटर्न होने से रोक रहा होगा। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपके लिए बात करूंगा। तो मैंने बोला यार देखो जरा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बोला आपको कि ओवरटर्निंग मोमेंट लिख के बताओ मेरे को क्या वैल्यू है, कौन इसको ओवरटर्न कराना चाहता है वो बताओ मेरे को। तो तुमने बोला सर बहुत ही आसान है ओवरटर्निंग मोमेंट निकालना, तो आपने बोला बहुत ही आसान है ओवरटर्निंग मोमेंट निकालना, तो मैंने बोला वैल्यू बताओ, आसान तो सब ठीक है। तो तुमने बोला देखो जरा सर, यहाँ पे P मोमेंट लग रहा है, P फोर्स लग रहा है और H डिस्टेंस है इस पॉइंट B तक के लिए, H डिस्टेंस है, तो मैं बोलूँगा P मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h विल गिव यू ओवरटर्निंग मोमेंट। तो मैंने बोला वेरी गुड। तो तुमने बोला कितना, P मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h विल गिव यू ओवरटर्निंग मोमेंट, ठीक है। मैंने बोला रेजिस्टिंग मोमेंट बताओ जो इसको बचाना चाह रहा होगा, ओवरटर्न होने से बचाना चाह रहा होगा, इस व्हीकल को ओवरटर्न होने से बचाना चाह रहा होगा। तो तुमने बोला यार बहुत ही आसान है सर, ये भी रेजिस्टिंग मोमेंट भी बहुत आसान है, आपको इतना ही नहीं पता है अभी। तो देखो जरा यहाँ पे, तो मैंने बोला रेजिस्टिंग मोमेंट की बात कर रहे थे, रेजिस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रेजिस्टिंग मोमेंट। तो आपने देखा कि रेजिस्टिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे वेट का कंपोनेंट है, वेट मल्टीप्लाइड बाय ये जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, तो बोला b/2 के बराबर है। तो आपने बोला रेजिस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाय b/2, W मल्टीप्लाइड बाय b/2, ठीक है, W मल्टीप्लाइड बाय b/2। तो देखो जरा अब यहाँ पे आप इसको सेफ कंडीशन बनाना चाहते हो, अगर आप इसको सेफ कंडीशन बनाना चाहते हो तो आप तो यही बोलोगे कि टू अवॉइड ओवरटर्निंग, फर्स्ट केस देख रहा हूँ मैं अभी, टू अवॉइड केस 1 है ना, सबको केस के फॉर्म में देखते जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। केस 1 दिखा रहा हूँ मैं आपको, टू अवॉइड ओवरटर्निंग। आप क्या चाहते हो, आप ओवरटर्निंग को अवॉइड करना चाहते हो। तो अगर आप ओवरटर्निंग को अवॉइड करना चाहते हो तो आप बोलोगे कि ओवरटर्निंग को अवॉइड करना है तो आपका ओवरटर्निंग मोमेंट छोटा होना चाहिए, किससे, रेजिस्टिंग मोमेंट से। तो अगर आपके ओवरटर्निंग मोमेंट की बात करूँ तो इट इज P क्रॉस H शुड बी लेस देन W क्रॉस B/2, W क्रॉस B/2, P क्रॉस H शुड बी लेस देन W क्रॉस B/2। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि देखो जरा यहाँ पे P/W शुड बी लेस देन B/2H, ठीक है। ये कब बात कर रहा हूँ मैं, जब सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ये कब बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैंने बोला जब मेरा सुपर एलिवेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब आपका सुपर एलिवेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तब क्या आपने बात करी, तो आपको ये ऐसा देखने को मिला, तब क्या आपने बात करी, तो ये आपको एक्सप्रेशन ऐसा कुछ देखने को मिला कि P/W शुड बी लेस देन B/2H के बराबर। ये वो कंडीशन है जब आपका व्हीकल कभी भी ओवरटर्न नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, P/W वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी, किससे, B/2H से छोटी होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है आपको तो एक और बात को ध्यान से सुनो कि ये P/W को क्या बोला जाता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस P/W, तो P/W के बारे में कोई भी आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे यार ये P/W पता है क्या है, इसको ही तो बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। तो आपसे एग्जाम में इम्पैक्ट फैक्टर का रेशियो बोल दिया जाएगा तो आपको समझना है कि इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब वो P/W की बात कर रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर बोला उसने तो आपको समझना है कि वो P/W की बात कर रहा है, या वो बोल सकता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की बात कर रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की भी अगर बोलेगा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की बात कर रहा है तो हमको समझना है कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोला तो हमसे P/W की ही बात चल रही है, ठीक है, P/W की ही बात चल रही है अगर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी बोलता है तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप बात करोगे ओवरटर्निंग के बारे में। चलो आओ आपको एक और चीज़ की बात करते हैं तो आपको मज़ा आएगा। देखो सब कुछ फिजिकल आपको देखने को समझ में आए, देख के समझ में आएगा, सब कुछ फिजिकल बातें होने वाली है यहाँ पे। देखो जरा यहाँ पे, अब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना। आपने देखा ये H क्या था, स्मॉल h क्या था, ये CG से आपका डिस्टेंस था पेवमेंट तक का, कैरियज वे से CG से कैरियज वे तक का डिस्टेंस था। ये B क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करी थी। मैंने बोला ऐसा मान लो, और ये आपको देखो जरा यहाँ पे, ये बोला आपने P/W शुड बी लेस देन किसका, B/2H, P/W शुड बी लेस देन B/2H। ये बात समझ में आई। मैं बोल रहा हूँ, अब इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला अगर मैं H की वैल्यू, H क्या है, हाइट है,
हाइट है, सीजी की हाइट है कैरियज वे से, धीरे धीरे अगर मैं एच की वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ, हर केस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया मैंने आपके लिए। तो मैंने बोला एच की वैल्यू को धीरे धीरे अगर आप बढ़ाते जाओगे, तो आप बोल रहे हो एच की वैल्यू को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, और अगर आप एच की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कम होते जा रही है। अगर आप एच की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो तो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होते जा रही है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होते जा रही है इसका मतलब इस सॉरी मैं बोल रहा हूं अगर एच की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो एच की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ते जा रही है, और अगर आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ते जा रही है इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू कम होते जा रही है। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे एच की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ये पूरी वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पी बाय डब्ल्यू से बराबर हो जाएगी या पी बाय डब्ल्यू से छोटी हो जाएगी, और जैसे ये पी बाय डब्ल्यू से छोटी होगी आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी। तो ऐसा एग्जांपल देता हूं आपको, आपने देखा है कि आपकी कार के कंपैरिजन में आपका ट्रक जल्दी ओवरटर्न हो जाता है, आपके कार के कंपैरिजन में आपका ट्रक जल्दी ओवरटर्न हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके सीजी की जो हाइट है कैरियज वे से वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसके सीजी की हाइट उसके कैरियज वे से ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू आपकी कार की हाइट। और बताता हूं एग्जांपल, अगर आपको सुनना चाहते हो आप एग्जांपल तो और सुनो। एक और एग्जांपल लेते हैं F1 रेस का। तो आपने देखा F1 रेस कार जो रहती है वो बहुत ज्यादा जमीन से टच रहती है, इसका मतलब उसकी सीजी का जो हाइट है वो कैरियज वैसे बहुत ज्यादा कम रहता है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट 300 kmph 350 kmph पे भी रन करने पे भी ओवरटर्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके हाइट ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है। तो जिस भी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा तो उसके ओवरटर्न होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। वो आपको ये इस एक्सप्रेशन से देखने को मिला। सिमिलरली अगर डिस्टेंस बिटवीन द टायर आप बढ़ा देते हो तो भी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बिटवीन द टायर्स आप बढ़ा दोगे तो भी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एच को बढ़ाते जा रहे थे। ये तो हुई बात किसके बारे में, ओवरटर्निंग के बारे में हमने आपसे बात करी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा स्लाइडिंग के बारे में, तो देखने जरा यहाँ पे स्लाइडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे सेकेंड केस जो है आपका स्लाइडिंग, तो देखो अगर मैं आपसे स्लाइडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला देखो अब इसको भूल जाओ रेजिस्टिंग मोमेंट को और ओवरटर्निंग मोमेंट को। अब जब हम ओवरटर्निंग को देख चुके हैं, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा हूँ स्लाइडिंग केस की बात कर रहा हूँ। तो स्लाइडिंग केस में क्या देखने को मिल रहा होगा आपको, यार ये जो व्हीकल है उस पर उस डायरेक्शन में अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में अगर उस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो वो उस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा होगा, और अगर वो उस डायरेक्शन में स्लाइड होना स्टार्ट हुआ तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है F के बराबर। ठीक है, मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखोगे कि उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोगों ने कहां लगाया, अपोजिट टू द मूवमेंट। ठीक है, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे, स्लाइडिंग के लिए। नेक्स्ट केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, केस 2 इज टू अवॉइड, अब आपने पहले टू अवॉइड ओवरटर्निंग देखा था, नाउ इट्स टू अवॉइड स्लाइडिंग। तो आपको अगर स्लाइडिंग को अवॉइड करना है, तो आप क्या करोगे। तो मैंने बोला देखो यार स्लाइडिंग को अवॉइड करना है, वो क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि जब भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बड़ा होगा किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो आपका व्हीकल कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। टू अवॉइड स्लाइडिंग दिस कंडीशन शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, कि अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स किससे बड़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। यही दो फोर्स है जो एक्ट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली, अगर आपने ये सोच रहे हो कि मैं फिर से आपको नीचे करके दिखाऊं, तो आपको क्या करना है, अपना नोट्स ओपन करो, अभी जहां बैठे हो आपको एक एक चीज बनाते हुए चलना है, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है यार, आप केवल अपना नोट्स खोलो जहां आप बैठे हुए हो, आप क्या करो, अपना नोट्स ओपन करो और देख लो कि हाँ ठीक है ये बनाया, और उसके साथ में अपना डायग्राम देखते जाओ, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुनते जाओ, गजब का प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके लिए वरी मत करो। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको बस ध्यान रखो कि अगर आपको स्लाइडिंग को भी अवॉइड करना है तो आपका कोएफिशिएंट ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, क्योंकि हमने क्या किया, फोर्स को बैलेंस किया और हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। तो हमने देखा केवल फ्रिक्शनल फोर्स था, और ये कौन था, हमने बोला ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को बचपन से जानते हो, आप F इज इक्वल टू कौन है आपका, F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है,
F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मेरे को आपसे बात करना थी, तो मैंने बोला यार इस फ्रिक्शनल फोर्स के साथ कुछ ना कुछ तो तबाही की जाए, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ही पूछी मैंने आपसे। तो आपने बोला सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी है वहाँ का मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन व्हीकल के वेट के बराबर होगा जो एक्ट हो रहा होगा। तो आपने बोला इसको पुट कर देते हैं सर इस इक्वेशन में, इसको पुट कर देते हैं सर इस इक्वेशन में। तो मैंने बोला ठीक है पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। तो तुमने बोला देखो सर f की जगह मैं लिख सकता था स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय w शुड बी ग्रेटर देन p, ठीक है। तो तुमने बोला सर ऐसा भी तो लिख सकता था कि p बाय w शुड बी लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f। तो मैंने बोला हाँ लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुमने बोला ये तुम्हारे पास एक और नई कंडीशन आ गई है। पहली कंडीशन ये थी टू अवॉइड ओवरटर्निंग। आपने देखा अगर ओवरटर्निंग को आपको अवॉइड करना था तो आपने बोला कि P बाय डब्ल्यू या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू किससे कम होना चाहिए, B बाय 2H से कम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो आपने निकाली है वो ये बोल रही है कि आपका P बाय डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो P बाय डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो आपका किससे कम होना चाहिए, बोला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। P बाय डब्ल्यू की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो आपने ये दो बातों को बहुत अच्छे से नोटिस किया, ये दो बातों को बहुत अच्छे से नोटिस किया, और इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी को स्लाइड होने से बचाया जा सकता है। जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी, जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना ज्यादा चांसेस रहेगा आपके व्हीकल का आपके ट्रैक से बाहर जाने का, समझ गए। तो जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस रहेगी उतना जल्दी आपका व्हीकल चल देगा बाहर की तरफ। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपका ज्यादा है, अगर इंपैक्ट फैक्टर से ज्यादा है, तो आपका व्हीकल कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। मैंने बोला सिमिलरली अगर आपका व्हीकल का B बाय 2H वैल्यू ज्यादा है तो आपका व्हीकल कभी भी ओवरटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन को तो आप समझ गए। लेकिन थर्ड केस देखो, अब इन दोनों में से एक गजब का केस बताता हूं मैं आपको। थर्ड केस बोल रहा है आपका, केस नंबर 3 बोल रहा है, ध्यान से सुनते जाओ। इतना डेप्थ में बहुत ही कम बातें होती हैं, तो मेरे को लगता है कि अच्छा लगेगा आपको। क्रैश कोर्स में भी इतनी सारी बातों को मैं बहुत जल्दी जो कवर कर रहा हूं आपके लिए, तो आप लोग एंजॉय करोगे इन सारी बातों को, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि अगर आप फंडामेंटली वीक रह गए ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूं आपको फंडामेंटली स्ट्रांग करना ही मेरा मोटिव है आप लोगों के लिए, तो फंडामेंटली स्ट्रांग करने को ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे केस 3 की बात कर रहे हैं। केस 3 बोल रहा है व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग से पहले क्या हो जाए, आपका व्हीकल क्या हो जाए, ओवरटर्न हो जाए। व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग के पहले आपका व्हीकल अगर ओवरटर्न हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिल रहा है ये बवाल। मैंने बोला आपका व्हीकल क्या हो रहा है, ओवरटर्न पहले हो जा रहा है प्रायर टू स्किडिंग। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, स्किडिंग बोल दो या स्लाइडिंग बोला है, एक ही बात है ना। कुछ लोग परेशान होंगे इसलिए पहले ही दोनों बातों को लिखते हुए चल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी कर्व में मूव कर रहे हैं, तो वो यही बोल रहा है कि यार जब भी आप इस कर्व में मूव कर रहे हो और आपके पास ये आपका व्हीकल है, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया P, जिसको हम बोल रहे हैं mv²/r। ये जो है, अब देखो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, तो दो कंडीशन बोली थी मैंने आपसे, या तो सेकंड कंडीशन बोली थी या तो ये व्हीकल ओवरटर्न होगा, दूसरा और फर्स्ट कंडीशन बोली थी या तो ये स्लाइड होगा बाहर के डायरेक्शन में, तो वो बोल रहे हैं कि देखो इस बार वो बोल रहा है कि आपका व्हीकल ओवरटर्न हो जाए प्रायर टू स्किड, मतलब आपका व्हीकल स्किड ना करे उसके पहले ही ओवरटर्न हो जाए। आपको नहीं लगता ये बहुत अनसेफ कंडीशन है कि यार एक बार वार्निंग तो देते मेरे को स्किड करा के व्हीकल को, कि स्किड होने लग गया तो मेरे को समझ में आ जाता कि मेरे को वेलोसिटी स्लो करनी है। लेकिन अब तो नहीं हो रही वेलोसिटी स्लो, अब तो सीधे व्हीकल पलटेगा, बोला अब तो सीधे व्हीकल पलटेगा। और यही चीज को तो अवॉइड करना है, तो कर देंगे अवॉइड, ऐसा क्या है, ठीक है। तो पहले लेकिन फिर भी एक ऐसा कंडीशन देख लेते हैं कि आपका व्हीकल प्रायर ओवरटर्न पहले हो जा रहा है कंपैरेटिव टू स्लाइडिंग। तो आपके लिए जो केस बनता है वो ये बोलते हैं कि अगर ओवरटर्न पहले हो जा रहा है, देखो आपने देखा P बाय डब्ल्यू की वैल्यू जस्ट वर्ज पे बात करूं तो इट इज P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू B बाय 2H के बराबर। बोला हाँ सही बात है सर। दूसरी जो बात करी हमने वो दूसरी बात है ये कि P बाय डब्ल्यू शुड इक्वल टू F।
अब आपने देखा ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, P/W के बराबर है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम। और उसने बोला है कि आपका व्हीकल ओवरटर्न हो जा रहा है प्रायर टू स्किडिंग। इसका मतलब है ये जो B/2H की वैल्यू है वो कम है किससे, फ्रिक्शन से। तो मैं बोल देता हूं कि केस में फॉर व्हेन व्हीकल योर व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग, उस केस के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो मैंने बोला देखो अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि योर B/2H वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F। दिस इज द केस फॉर when your vehicle overturns prior to skidding। आपका व्हीकल ओवरटर्न होगा प्रायर टू स्किडिंग, स्किडिंग के पहले आपका व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है, या स्लाइडिंग के पहले आपका व्हीकल क्या हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा। और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है यार कि आपका व्हीकल कभी भी ओवरटर्न बाद में हो भले ही, पर एक वार्निंग तो दे स्किड करके। तो आपको इस केस को हमेशा अवॉइड करना है, आपको इस केस को हमेशा अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो केस है आपका, केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट जो केस है केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं, केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं। और केस नंबर 4 बोलता है when your vehicle slide prior to overturning, इसका मतलब क्या, उन्होंने बोला कि ओवरटर्न होने से पहले आपका व्हीकल क्या कर जाए, एक बार स्लाइड कर जाए। ओवरटर्न होने से आपका व्हीकल, ओवरटर्न होने के पहले आपका व्हीकल एक बार स्लाइड कर जाए तो बेसिक वार्निंग भी मिल जाएगा आपको, और वार्निंग मिलने से हम अपनी वेलोसिटी को कम भी कर लेंगे, ठीक है। ये दो बातें बोली उन्होंने। तो अगर ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो देखो इसका जस्ट अपोजिट केस हो गया, ये तो इसका जस्ट अपोजिट केस हो गया। इसका मतलब वो हमसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है वो कम हो जाए अगर B/2H से। तो ऑब्वियस बात है कि पहले हमारा व्हीकल क्या करेगा, स्किड करेगा बाहर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्किड करेगा पहले, इस डायरेक्शन में पहले स्किड करेगा, ये डायरेक्शन में पहले स्किड करेगा, और उसके बाद वो क्या होगा, अगर आप और वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो उसके बाद ही वो क्या होगा, ओवरटर्न होगा। ये बेसिक बात हम लोगों ने देखी, ठीक है। लेकिन यार इसमें मजा नहीं आया, स्किड तो फिर भी हो रहा था, स्किड यहां ओवरटर्न हो रहा था। हमको ना ये दोनों केसेस अवॉइड करने हैं कि हमको स्किडिंग भी अवॉइड करनी है और हमको ओवरटर्निंग भी अवॉइड करनी है। तो लास्ट एंड फाइनल केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर 5 आपको दिखा रहा हूं, और आप बोलोगे कि यार हाँ यही तो हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो यहां बैठा हुआ है छुपा, और इसका नाम है केस नंबर 5। केस नंबर 5, ठीक है, एकदम CID टाइप फील कर रहे होगे। देखो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, मजा है, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे केस नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और केस नंबर 5 बोल रहा है when your vehicle is safe from both skidding या स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग, ना तो आपका व्हीकल ओवरटर्न होगा और ना तो आपका व्हीकल क्या होगा, स्किड करेगा, ना तो स्लाइड करेगा, ना आपका व्हीकल ओवरटर्न होगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना तो आपका व्हीकल क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ना आपका व्हीकल ओवरटर्न करेगा, ठीक है। ये केस है आपका कि आपका ना व्हीकल ओवरटर्न करना चाहिए ना स्लाइड करना चाहिए। इसका मतलब है हमारा व्हीकल हर केस में सेफ रहना चाहिए, हर केस में सेफ रहना चाहिए। तो आओ जरा सेफ बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो मैंने बोला देखो जरा इस केस की अगर आपसे बात करी तो ध्यान से सुनते जाना, मजा आ जाएगा। बोला मैंने बोला देखो वो बोल रहा है यार ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है ये छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? मैंने बोला अगर ये B/2H से छोटा होगा, ध्यान से देखते जाना, मैंने बोला अगर ये B/2H से छोटा होगा अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, तो आपकी गाड़ी कभी भी ओवरटर्न नहीं करेगी। तुम लोग हैप्पी हो गए, सर पता था, ये तो पता था, केस 1 बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला दूसरी बात करता हूं, अगर आपका P/W छोटा हो गया किससे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो आपकी गाड़ी कभी भी स्लाइड नहीं करेगी, आपकी गाड़ी कभी भी स्लाइड नहीं करेगी। तुम लोग और हैप्पी हो गए कि सर सेफ है, अभी सब सेफ है, ना तो गाड़ी स्लाइड कर रही है ना क्या कर रही है, ना तो गाड़ी ओवरटर्न कर रही है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को कंसीडर किया जाए, किससे छोटा होना चाहिए ये, इससे छोटा या इससे छोटा, किससे, कैसे कंसीडर करोगे?
इससे छोटा रहेगा, तो अगर ये ज्यादा रहेगा तो इससे छोटा रहेगा, तो दिक्कत है, अलग अलग केसेस बन रहे। तो मैंने बोला यार ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तुमने बोला सर ऐसा कर देते हैं कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, इन दोनों में से मिनिमम ऑफ, आपने बोल दिया मिनिमम ऑफ b/2h और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, उससे भी अगर ये छोटा हो गया तो ना तो आपकी गाड़ी कभी स्किड करेगी, ना तो आपकी गाड़ी कभी भी गाड़ी स्लाइड करेगी। कुछ एक एग्जांपल बना देता हूं आपके लिए तो आपको याद रहे। तो एग्जांपल ये बोलता है, जैसे इसको मान लो ये a है और इसको मान लो ये b है, तो आपने बोला a इज ग्रेटर देन b, आपने बोला a इज ग्रेटर देन b, तो इन दोनों में से छोटा कौन, b छोटा है, तो मिनिमम ऑफ a एंड b इज b, मिनिमम इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको कंसिडर करोगे। और उससे भी छोटा अगर c है, ये वैल्यू c है, तो आप बोलोगे देखो अगर a की बात करिए आपसे, b की बात करिए और c की बात करिए, आपने पूछा सबसे छोटा कौन, तो आपने बोला c है सबसे छोटा, और अगर c सबसे छोटा है तो वो कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, और अगर वो b से ही जब बड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो a से भी बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब आपकी गाड़ी हमेशा सेफ रहेगी स्लाइडिंग और स्किडिंग के लिए, सेफ रहेगी स्लाइडिंग और स्किडिंग के लिए। क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को? ध्यान से देखना, एक बार वापस से अगर नहीं समझ में आती है तो वापस से इसको देखना ध्यान से, और मैं बता रहा हूं कि आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा मतलब, और कुछ भी नहीं है। आप चाहते तो आप इन केसेस को बस फिजिकली हर बात को सोचते जाओ कि क्या क्या हो रहा होगा, तो आपको एकदम अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी कि पहले आपने गाड़ी को ओवरटर्न होने से रोका, फिर दूसरी केस में आपने गाड़ी को स्लाइड होने से रोका, दूसरे केस में आपने गाड़ी को स्लाइड होने से रोका, तीसरे केस में आपने बोला कि ओवरटर्न पहले करा दो स्लाइड बाद में हो, चौथे केस में बोला कि स्लाइड पहले हो जाए ओवरटर्न बाद में हो, और पांचवें केस में बोला ना तो ओवरटर्न हो ना तो ओवरटर्न हो ना तो स्लाइड हो, तो मिनिमम ऑफ दिस टू वैल्यूज। ठीक है, तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, अब आपको ये बातें एकदम क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे हम लोगों ने इस केस को देखा। और ये किसके लिए बात करी है, मैंने बात करी है कि आपका जो पेवमेंट है उसको आपने फ्लैट ही रहने दिया, उसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया है। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया है से क्या मतलब है मेरा, तो वो ये है कि आपका ये जो पेवमेंट है वो ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, आपका जो पेवमेंट है वो ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, इसमें आपने कुछ भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया है। आपको पता है इसका आउटर एज कौन है, बोला आउटर एज ये है और इनर एज ये है, तो आपने आउटर एज को रेज नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों सेम रिड्यूस लेवल पे हैं। तो यही बोला हम लोगों ने कि दोनों सेम लेवल पे हैं, इसका मतलब हम लोगों को पता चल रहा है कि आउटर एज और इनर एज सेम लेवल पे, इसका मतलब सुपर एलिवेशन 0 के बराबर है। और अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे सुपर एलिवेशन 0 के बराबर है तो जो जो केसेस आएंगे इन 5 केसेस को हमने देखा आपके साथ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा, जो लास्ट टॉपिक हमारा देखा आपने वो देखा कि कैसे हम लोग किसी भी एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बात कर रहे थे, और जब हम लोगों ने सुपर एलिवेशन को 0 पुट किया, तो जब सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया तो हमारे व्हीकल पे क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई, इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई कि यार जब भी आप किसी भी प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव हो रहे होगे, इसका मतलब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जब भी आप किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव हो रहे होगे, इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब भी आप मूव हो रहे होगे, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल कर्व जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस हॉरिजॉन्टल कर्व में जब भी आप मूव हो रहे होगे और किसी भी क्रॉस सेक्शन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला यही इसकी आउटर एज होगी और ये इसकी इनर एज होगी, इसके आउटर एज होगी और ये इसकी इनर एज होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये आउटर एज देखने को मिल रही है और आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो इनर एज देखने को मिल रही है। वो कौन देखने को मिल रही है, मैंने बोला वो इनर एज देखने को मिल रही है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ पहले आपके लिए कि आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सुपर एलिवेशन, उसका नाम है सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो मैंने बोला आप देखो जरा यहाँ पे जो बात हो रही है उस बात को ध्यान से देखना। मैंने बोला आउटर एज और इनर एज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। मैंने बोला आपने देखा कि यार जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हर बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला यार ये आपकी गाड़ी थी, आपने बोला, आपने देखा, आप लोग मेरे साथ जा रहे थे इस गाड़ी में बैठ के, तो आपने बोला सर जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा हूँ सर,
वैसे वैसे ये ना बाहर की साइड सर या तो स्लाइड होने के लिए भाग रहा है या ओवरटर्न होने के लिए भाग रहा है। मैंने बोला हाँ बात तो सही है। तो तुमने बोला सर क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना ऐसा करें, ये जो फोर्स है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको किसी किसी ना किसी तरीके से इसको कंपनसेट कराएं। मैंने बोला तरीका सोचो कैसे करा सकते हो कंपनसेट। तो तुमने बोला सर क्यों ना ऐसा करें कि हम इस आउटर एज को, क्यों ना सर हम इस आउटर एज को उठा दें, थोड़ा सा उठा दें। तो मैंने बोला उससे क्या होगा। तो बोला सर देखो ना मैं आपके लिए एक डायग्राम बना के लाया हूँ, उस डायग्राम को देखना। तो तुमने मेरे को सेम टाइम पे एक डायग्राम दिखाया है जो देख के मेरा दिल खुश हो गया कि तुमने इतना सोच भी कैसे लिया। ठीक है, तो देखो जरा ये डायग्राम कुछ ऐसा बना के बताया तुमने मेरे को कि सर देखो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व जो इस पर हम बात कर रहे थे, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व जिसके लिए हम बात कर रहे थे। मैंने बोला हाँ। तुमने बोला सर देखो आपको तो ये बात तो आपको पता है कि ये है आपकी इनर एज, ये है आपकी इनर एज, इनर एज, और ये इधर जो देखने को मिल रही है वो है आपकी आउटर एज। मैंने बोला ये तो सबको ही पता है, मेरे को क्यों पता होगी। तो तुमने बोला देखो सर अब मैंने क्या किया है सर, इसमें तुमने को बताया कि सर मैंने आउटर एज को क्या कर दिया, मैंने थोड़ा सा उठा दिया है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तुमने क्या करा, आउटर एज को रेज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो आपका इनर एज आज भी यही है, आपकी इनर एज जो है वो आज भी यही है, लेकिन जो आउटर एज है वो यहाँ पे है, जो आपके आउटर एज है वो यहाँ पे है। तो आपने क्या किया, अपनी आउटर एज को पकड़ा यहाँ से और ऊपर तक उठा दिया और जो भी यहाँ पे अर्थवर्क का रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर दिया। तो आपने बोला ये कौन है, तो मैंने बोला ये आपकी अब जो आउटर एज है वो आपकी यहाँ पे है कंपेरेटिव टू इसके। तो अब आपके आउटर एज को आपने वहाँ पहुँचा दिया और इनर एज आज भी यहीं की यहीं पे है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी, ये तो बात हुई हमारी, ठीक है, ये तो बात हुई हमारी, ठीक है। तो आपने बोला देखो सर, मैंने बोला तो इससे हुआ क्या, मेरे को ये समझाओ। तो तुमने बोला देखो सर बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला नहीं मेरे को ध्यान से नहीं देखना, तुम ही मेरे को बताओ। तो तुमने बोला ध्यान से देखना सर, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको बात को सुनते जाना आप। तो मैंने बोला ठीक है। तो तुमने बोला देखो सर ये था हमारा व्हीकल जो आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पे, ये था आपका व्हीकल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये है उसका टायर, ये है उसका दूसरा टायर, और ये है उसकी अपर बॉडी, ये है उसकी अपर बॉडी। ठीक है, ये है उसकी अपर बॉडी। ठीक है, ये आपको देखने को मिली। मैंने बोला अब ठीक है इतने कलाकारी कर रहे हो, मैंने बोला अब बताओ भी तो तुमने बोला देखो सर अगर यहाँ से बात करेंगे इसके वेट के कंपोनेंट की बात करूँगा तो सर इसका वेट का जो कंपोनेंट है, इसका जो वेट का जो कंपोनेंट है सर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। मतलब हाँ ये तो है। तुमने बोला सर एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस बना देते हैं, एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एक एक्सिस बना देते हैं अगर, तो तुमने बोला सर ये देखना ये जो एक्सिस बनेगी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस वो ऐसी कुछ बन रही होगी, वो कुछ ऐसी कुछ बन रही होगी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस वो कुछ ऐसी बन रही होगी। ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस वो कुछ ऐसी बन रही होगी। मैंने बोला हाँ। तुमने बोला इसका एंगल अगर थीटा है सर, और अगर ये जो है ये जो कंपोनेंट है ये इसके वेट का कंपोनेंट है, अगर वेट है तो सर वेट का अगर मैं कंपोनेंट लेता हूँ तो इस डायरेक्शन में अगर वेट का कंपोनेंट लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा। मैंने बोला वो तो W cos थीटा के बराबर होगा। तुमने बोला अलोंग द सरफेस, अगर ये तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट है, तुमने बोला अलोंग द सरफेस अगर कंपोनेंट लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा। तो मैंने बोला वो कंपोनेंट तो आपका W sin थीटा के बराबर होगा। तो मैंने बोला देखा सर, मैंने बोला अभी क्या हुआ, बोले तुम आप ध्यान से तो देखो इसको। तो मैंने बोला दिखाओ, तो देखो जरा यहाँ पे तुमने बोला कि सर अगर आपके इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूंगा तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऐसा एक्ट हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। मैंने बोला हाँ। तो बोला सर इस डायरेक्शन में अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट हो रहा है तो उसके कंपोनेंट पर अलोंग द सरफेस अगर मैं बात करूंगा
तो आप बोलोगे सर ये जो कंपोनेंट है वो पी कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल जो है वो थीटा के बराबर होगा। तो मैंने बोला इसका कंपोनेंट यहाँ पे भी तो लो, तो तुमने यहाँ पर भी इसका कंपोनेंट लिया और तुमने बोला ये जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, वो पी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स की बात करोगे तो कितना देखने को मिल रहा है, पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर। मैंने बोला हाँ, लेकिन सर आप बोले मैंने तुमसे बोला कि लेकिन फायदा क्या हुआ, आपने आउटर एज को रेस करने का फायदा क्या हुआ। तो तुमने बोला कि देखो सर पहले जब ये व्हीकल इस ट्रैक पे, यहां पे देखो, जब आप इस व्हीकल को देखते थे तो कौन फोर्स एक्ट होता था, तो मैंने बोला यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता था पी। तो बोले सर अब ध्यान से देखोगे तो यहां पे कोई भी फोर्स इसको रोकने वाला नहीं था, केवल और केवल फ्रिक्शन रोकने वाला था, जो कि आज भी लग रहा है, यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स बना हुआ दिख जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बना हुआ दिख जाएगा, एफ, कैपिटल एफ, जिसको हमने नाम दिया। तो पहले तो केवल और केवल सर आपको यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही दिखता था। मैंने बोला हाँ, लेकिन बोले सर आज जब मैंने इस रेज कर दिया, इस आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज जब रेज कर दिया है, तो सर देखो वेट का कंपोनेंट जो है, ये वेट का जो कंपोनेंट है ये भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वेरी गुड, यही तो चाहिए था मेरे को। मैंने बोला मेरे को यही तो चाहिए था कि और भी फोर्सेस आए जो इसको अपने आप ही रोकने की कोशिश करें, तो आपने इसके वेट का ही यूज कर लिया, इसके बाहर जाने के अगेंस्ट आपने क्या कर लिया, वेट को ही यूज कर लिया, इसके वेट के कंपोनेंट को ही यूज कर लिया। तो अब समझ में आया सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसका वेट ही उसका दुश्मन बन जाए और उसको बाहर ना जाने दे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम देखो फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं, ताकि आप लोगों के लिए चीजें और भी आसान लगने लग जाए आपको चीजें और भी आसान लगने लग जाए। तो देखो जरा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपसे डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, किसके लिए, सुपर एलिवेशन के लिए। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सुपर एलिवेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो सुपर एलिवेशन के लिए अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूंगा, तो जो आपका डेफिनेशन होगा सुपर एलिवेशन के लिए, इट इज रेजिंग ऑफ आउटर एज। कुछ भी मैंने रटाया नहीं आपको, मतलब मैंने कुछ भी आपसे ऐसा नहीं बोला कि डेफिनेशन रट लो, जो किया है वही बस डेफिनेशन में लिख रहा हूं, और आपको डेफिनेशन अब एक बार में याद रहेगी। तो मैंने क्या बोला, रेजिंग ऑफ आउटर एज, आपने क्या किया, आउटर एज को उठाया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोला विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, टू काउंटर एक्ट, क्यों कर रहे थे ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, टू काउंटर एक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and to avoid overturning of vehicle, अब आपने क्या किया है, आपने व्हीकल को ओवरटर्न होने से बचाने के लिए आपने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रेस कर दिया है, आपने इसको उठा के यहां रख दिया है, ताकि आप क्या कर पाओ, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट कर पाओ और आपका व्हीकल ओवरटर्न ना हो पाए। ठीक है, तो ये बेसिक आपका डेफिनेशन आपने देखा। तो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन अब आपको रटने का नीड नहीं है, आपको याद रहेगा कि आपने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज क्या कर दिया है, रेस कर दिया है टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैं एक और बात आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मैं आपको एक और बात बताने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखना जरा, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं। तो मैंने बोला देखो जरा, यहाँ पे मैंने बोला अलोंग द सरफेस हम बात करते हैं। मैंने बोला आपसे कि हम अलोंग द सरफेस बात करते हैं, तो हम अलोंग द सरफेस बात कर रहे हैं, पैरेलल टू सरफेस बात कर रहे हैं। ठीक है, अलोंग द सरफेस बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखो ऊपर के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आपने बोला सर ऊपर के डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, पी कॉस थीटा के बराबर। मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको लिखो, तो आपने बोला सर ऊपर के डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, पी कॉस थीटा के बराबर। मैंने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो तुमने बोला सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं,
कौन कौन से? तो मैंने बोला पहला फोर्स जो लग रहा है इट इज W, वेट का कंपोनेंट W साइन थीटा प्लस कोएफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये दो फोर्सेस आपको देखने को मिले यहाँ पे। और अगर ये दो फोर्सेस आपको देखने को मिले, अगर ये दो फोर्सेस आपको देखने को मिले तो देखना जरा यहाँ पे, देखना जरा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए वो निकालना है आपको। तो मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू की अगर आपसे कोई भी बात करेगा तो आप बोलोगे यार देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर, बोला आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। ये तो आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन की कोई भी बात करेगा तो ये देखो इस गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन के लिए कोई भी बात करेगा तो जो भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट हो रहे होंगे वही अपोजिट में अगर बात करूंगा तो वो उसके नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कोई भी बात करेगा तो आप बोलोगे यार देखो, आप बोलोगे देखो जरा यहां पे, आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू W cos थीटा प्लस P sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे उसके बराबर आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो आप बोलोगे तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर, तो आप बोलोगे F मल्टीप्लाइड बाय W cos थीटा प्लस P sin थीटा के बराबर, प्लस P sin थीटा के बराबर। और अगर मैंने ये बोला तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि देखने जरा यहाँ पे इट इज इक्वल टू P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F मल्टीप्लाइड बाय W cos थीटा प्लस P sin थीटा। अब क्या करना है, तो मैंने बोला यार थोड़ा सा तिगड़म भिड़ाओ और P वालों को एक साथ ले आओ, तो तुमने बोला कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, इसमें P cos थीटा माइनस F इंटू P sin थीटा के बराबर इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F इंटू W cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो तुमने बोला P वालों को एक साथ ले आए हो तो P ले लो एक जगह कॉमन, तो आपने बोला अंदर कौन बचा है, तो अंदर बचा हुआ है cos थीटा माइनस F sin थीटा, और यहां पे बचा हुआ है W कॉमन ले लिया तो इट इज sin थीटा प्लस F cos थीटा, पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, P बाय W आपको तो निकालना है, P बाय W इज योर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, तो P बाय W को जब आपने यहाँ पे लिखा P बाय W इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस F cos थीटा के बराबर, या होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस F sin थीटा के बराबर, cos थीटा माइनस F sin थीटा के बराबर, ठीक है। इसको क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को cos थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, इट इज P बाय W इज इक्वल टू tan थीटा प्लस F होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस F tan थीटा। और हम क्या बोल रहे हैं, हम ना tan थीटा को E भी बोलते हैं, और यही है सुपर एलिवेशन एंगल आपका, ठीक है, सुपर एलिवेशन एंगल भी यही है, तो इसको E भी लिख सकते हो आप। तो आप बोल रहे हो कि P बाय W इज इक्वल टू E प्लस F होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस EF, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे लिख सकते हो तो आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से बस मेरी बात को सुनते जाना, कहीं बीच में छूट मत जाना, और ये तुमको डेरिवेशन कराने का मतलब क्या था, तुमको डेरिवेशन कराने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अब तुमको समझ में आएगा कि मैंने तुमको ये डेरिवेशन क्यों कराया, अब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे पुट E इज इक्वल टू E मैक्स, नीचे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं आपसे,
इज इक्वल टू ई मैक्स और जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 0.07 और एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स, एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स और जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 0.15। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जो ये एफ मैक्स है ये सर आपने 0.15 क्यों पुट करा, 0.35 से 0.40 के बीच की बात होती है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये मैं लेटरल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ और लेटरल फ्रिक्शन आपने पढ़ा था जब हम बता रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करेंगे, जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करेंगे तो आपका पिक्चर में आएगा लेटरल फ्रिक्शन। आपका पिक्चर में कौन आएगा, लेटरल फ्रिक्शन आपका पिक्चर में आ जाएगा। तो लेटरल फ्रिक्शन आपका पिक्चर में आ चुका है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि लेटरल फ्रिक्शन पिक्चर में कब आता है। तो लेटरल फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया है। तो ठीक है, तो मैं आपको बोला कि निकाल के बताओ 1 माइनस ये जो वैल्यू है इसके लिए बात करना है नीचे 1 माइनस, तो हमने ई की वैल्यू रखी 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। जब इसको आपने कैलकुलेट करके देखा तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.99 आ रही है, जिसको हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया 1 के बराबर, और हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा P/W इज इक्वल टू किसके बराबर, E प्लस एफ के बराबर। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इस रिलेशन को ऐसे भी देख सकते हो और इस रिलेशन को यूज भी कर सकते हो ऐसे ही, इम्पैक्ट फैक्टर के टर्म्स में E और F के टर्म्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको और भी अच्छे से यूज कर सकते हो। वो कैसे, तो मैंने बोला देखो जरा आपको यहाँ पे मैंने बोला P सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, तो तुमने बोला सर ये तो mv²/r के बराबर होता है। मैंने बोला बहुत सही, अगर तुमको ये पता है तो मैंने बोला इसको g बना दो। तो आपने क्या किया, m मल्टीप्लाइड बाय g और डिवाइड बाय g कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय v²/r। mg और ये mg मिलके क्या हो गया, w हो गया ये। तो आप बोल रहे हो इट इज p इज इक्वल टू w/g मल्टीप्लाइड बाय v²/r के बराबर। अगर ऐसा लिख पा रहे हो इसको P इज इक्वल टू W/G v²/r के बराबर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कि P/W इज इक्वल टू v²/gr के बराबर, P/W इज इक्वल टू v²/gr के बराबर। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, यही सेम बात को यहाँ पे पुट कर दो। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे अगर ऐसा बोल पा रहे हो आप, तो आप ऐसा बोल पाओगे कि P/W की जगह आप लिख दो v² डिवाइडेड बाय g इंटू आर इज इक्वल टू किसके बराबर, बोला E प्लस एफ के बराबर। यहाँ पे E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला E सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला F आपके लेटरल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बात करते हैं F लेटरल फ्रिक्शन को। मैंने बोला V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस में, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और किसकी बात करी, यहाँ पे R बात करेगा तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला R जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया। तो एक्सप्रेशन आपका क्या बोलता है, फॉर सुपर एलिवेशन E प्लस एफ इज इक्वल टू v²/g मल्टीप्लाइड बाय r, v²/gr ऐसे लिख सकते हो। या मैंने एक और चीज बताई आपको, आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी की जो यूनिट है आपके लिए वो किस में है, मीटर पर सेकंड में। ये जो वेलोसिटी की यूनिट है आपके लिए वो मीटर पर सेकंड में है। तो आपको जो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमेशा kmph में वेलोसिटी आपकी पूछी जाएगी। और अगर आपसे kmph में ये वेलोसिटी पूछी जा रही है तो क्या करो, इसको वेलोसिटी को चेंज कर दो kmph में। तो ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन है आपके लिए वो जाएगा E प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल V² डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय R, कैपिटल V² डिवाइडेड बाय 127 बाय R। ये एक्सप्रेशन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये है आपका E प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल V² डिवाइडेड बाय
127 आर। बस यहाँ से अगर आपसे सुपर एलिवेशन पूछता है तो सुपर एलिवेशन बता दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दोगे, वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी बता दोगे, और ऐसे करके आप यहाँ पे सारी बातों को कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी बात पूछता है आप यहाँ से कैलकुलेट करके उसको आंसर कर सकते हो। सुपर एलिवेशन पे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए आप सुपर एलिवेशन पे बहुत सारी बातें कर सकते हो। ठीक है, मेरे को नहीं लगता है आप इसमें कुछ बताने के लिए बचा है, सुपर एलिवेशन में आपको बताने के लिए कुछ भी बचा है। मतलब सुपर एलिवेशन के और भी केसेस है, लेकिन जो अभी जो बात करी है सिर्फ उसके लिए बात करी कि एक्सप्रेशन आपका कैसे आया, और एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आपने कैसे कैसे आपके पास थॉट आया कि आपको सुपर एलिवेशन क्या होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होना चाहिए, आपने क्यों आपको सुपर एलिवेशन ऑप्ट करना पड़ा। आपने देखो कुछ लोग ना डायरेक्ट इस डेफिनेशन को रट लेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट इस डेफिनेशन को रट लेंगे कि बोला रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज विल गिव यू दिस, है ना, विल इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि रेजिंग ऑफ आउटर एज और ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों किया, क्यों रेज करना पड़ा? सुपर एलिवेशन तो नाम दे दिया आपने, बोला सुपर एलिवेशन का मतलब होता है रेजिंग ऑफ आउटर एज। अरे ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि क्यों आपको इस एज को उठाना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू इनर। तो आपने देखा क्योंकि मैं चाहता था कि एक वेट का खुद का कंपोनेंट, खुद उसके पास जो फोर्सेस हैं उसमें से एक कंपोनेंट एक्ट हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपने एक्ट करा दिया बाय रेजिंग द आउटर एज। समझ में आया? इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो ये वीडियो देखते समय कमेंट भर डालना, बोला कमेंट भर डालना कि हाँ ये बात समझ में आई है, और इस बात को बहुत प्रेज करना कि आपको एटलीस्ट अब ये पता है कि क्यों रेज कर रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ रटना नहीं था हमको ये डेफिनेशन को। ठीक है।